हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड टुडे एंड रिलैक्स टुमारो, और रिलैक्स टुडे एंड वर्क हार्ड टुमारो। देखो, आज आपके पास टाइम है, अच्छा कुछ पढ़ने का अच्छा कुछ मौका है, अभी एज भी है आपके पास, आपके हाथ में है ना कि आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो या किसी अच्छी पोस्ट पे, चाहे प्राइवेट फर्म में ही, ठीक है, किसी अच्छी कुछ अच्छा एक्वायर करके कुछ अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते हो। लेकिन और फिर अगर आपने वो चीज़ हासिल कर ली तो आपको कल एक आरामदायक ज़िंदगी जीने में मौका मिलेगा, अच्छी खासी आपकी इनकम होगी, अर्निंग होगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। या फिर आप आज रिलैक्स करो कि कोई नहीं, कल देखेंगे या जो होगा देखा जाएगा, वैसे करते रहो, और कल जो लाइफ की हार्डशिप्स होंगी वो आपके मुंह पे थपेड़े मारेंगी, ठीक है। ज़िंदगी की जो टफ सिनेरियोज होंगे वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक सी जो नीड है, ह्यूमन नीड्स हैं, इनको फुलफिल करते ही कई लोगों की ना कमर टूट जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप आज हार्डवर्क करते हैं तो कल आपको एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ों के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा अच्छा आपका अगर हार्डवर्क और ज़्यादा डेडिकेशन और ज़्यादा हार्डवर्क होएगा तो उसके इफेक्ट्स जो हैं और फ्रूट्स जो हैं उतने ही फ्रूटफुल होंगे, ठीक है, उतने ही जूसी होंगे, उतने ही मीठे होंगे, ठीक है। और ये पूरी की पूरी आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गो एयरलाइंस एक वाडिया ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, लो कॉस्ट कैरियर है इनका। उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और बैंकरप्सी प्रोटेक्शन मांगी है, ठीक है। बैंकरप्सी प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपने एक केस फाइल कर दिया कि जो भी आपके ऊपर कर्ज है उसको मतलब पूरा आप पे नहीं कर सकते, तो कुछ उसमें आपकी सरकार मदद करे या कोई और आपकी मदद करे, आपको टाइम दिया जाए या फिर उनको पे करने का, ठीक है। तो बैंकरप्सी प्रोटेक्शन इसको कहा जाता है। तो ये इंडिया की पहली डोमेस्टिक एयरलाइन बनी है जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, उसके बाद ये पहली एयरलाइन बनी है जिसने मिड एयर स्टॉल किया है। मिड एयर स्टॉल मतलब बीच हवा में, ये एक वैसे एविएशन टर्म है मिड एयर स्टॉल, बट यहाँ पे ये एक ना मेटाफर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। मिड एयर स्टॉल मतलब एकदम बीच में रुक गई है अब, ठीक है। For an airline that rebranded itself as Go First less than 2 years ago. अब Go Airlines था इसका नाम, सिर्फ 2 साल पहले इसने अपना नाम चेंज किया है, रीब्रांड करा है अपने आप को Go First, ठीक है। In a bid to make a fresh start, which CEO कौशिक खोना डिक्लेयरिंग एट द टाइम। और इसका क्या पर्पस था गो फर्स्ट बनाने का, कि हम अब एक दोबारा अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं, दोबारा एक फ्रेश शुरुआत करना चाह रहे हैं। और इसके जो सीईओ हैं कौशिक खोना, उन्होंने डिक्लेयर करा था उस टाइम पे आर कंज्यूमर्स कम फर्स्ट, कि हमारे लिए हमारे जो कंज्यूमर्स हैं प्राथमिकता उनको दी जाएगी, वो पहले आते हैं। एंड आर कॉन्फिडेंस इज इन ब्राइटर टुमारो, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो भरोसा है कि हम कल को और अच्छा और उभर कर आएंगे। द कैरियर्स एब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस इज अ रिच आयरनी। और देखो, उन्होंने 2 साल पहले ये नई चीज़ें करी और उसी टाइम पे 2 साल, ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेस देन 2 years के अराउंड में अभी कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। और ये बड़ा ही एक आयरनी है, आयरनी इन द सेंस व्यंग्य है, कि देखो आप उस टाइम तो जैसे होते ही ना कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया, तुम्हारी बातें सारी टाइम फिस हो गई, राइट। तो इस तरीके से एक आयरनी है, आयरनी इन द सेंस ये दुखद भी है बट हास्यप्रद भी है कि आपने इतनी चीज़ें बोली थी, रीब्रांडिंग करी थी, बट उस रीब्रांडिंग का कुछ इफेक्ट दिखा नहीं। While it has laid the blame squarely on the ever increasing number of failing engines, कंपनी ने सारा का सारा इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा दिया कि हमारा जो जो इंजन लगता है प्लेन के अंदर, वो बार बार हमारे सारे प्लेन्स के इंजन फेल हो रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने उसी के ऊपर ब्लेम करा कि इस वजह से हम अपने एयरक्राफ्ट ज़्यादा अच्छे से चला नहीं पा रहे और इसलिए फिर हम बैंकरप्ट हो गए। और ये इंजन्स कौन सप्लाई करता है? सप्लाइड बाय प्रैट एंड विटनी, एक कंपनी का नाम है, विच इट क्लेम हैड रिजल्टेड इन हाफ इट्स एयरबस फ्लीट बीइंग ग्राउंडेड। फ्लीट मैंने आपको पहले भी बताया था, बेड़ा, जहाज़ों का, एयरबस फ्लीट मतलब जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है।
तो बोल रहे जिसकी वजह से जो ये क्लेम करती है कंपनी कि क्योंकि हमारे इंजन्स लगातार फेल हो रहे हैं, इस वजह से हमारे कम से कम आधे जो जहाज का बेड़ा है वो ग्राउंडेड है, मतलब वो ज़मीन पे है, ज़मींदोज़ है, वो चल नहीं रहा है, वो स्टैंडिंग पोजिशन में है, स्टैंड स्टिल में है। द इंजन प्रॉब्लम्स कुड एट बेस्ट बी टर्म द प्रॉक्सिमेट कॉज, और इसीलिए इंजन प्रॉब्लम को हम इन्होंने सबसे निकटतम इसका कॉज बताया है फेलियर का। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ एक कॉज नहीं होगा है ना फेलियर का, और भी कुछ फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इंजन इतने ज़्यादा फेल हो रहे तो एटलीस्ट आधे तो चल रहे होंगे। गो फर्स्ट फाइनेंशियल वूज प्रेडेट द फ्लीट ट्रबल्स एंड द पेंडेमिक and are largely symptomatic of the malaise affecting the wider industry। बोल रहे हैं कि जो गो फर्स्ट के जो फाइनेंशियल दिक्कत है ये अभी की नहीं है, पेंडेमिक से पहले की है, ठीक है। उनकी पेंडेमिक से पहले ही, प्रीडेट मतलब पहले, पेंडेमिक से पहले ही हो रही थी ये जो दिक्कत आ रही थी उनकी, फ्लीट ट्रबल्स जो हो रहे थे। और ये ज़्यादातर क्या है कि सिम्टोमेटिक ऑफ मेलेस अफेक्टिंग द वाइडर इंडस्ट्री, मतलब ये कुछ सिस्टम की कमी है, ठीक है, यानी कि उनके सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमी है, मैनेजमेंट में कमी है, जो ये खामियां उनको देखने को मिल रही हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। गिवन the high capital and operational cost, the commercial air transport industry operates with wafer thin margin। अब ये दूसरी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कंपनी ने तो बोल दिया कि भाई हमारे इंजन फेल कर रहे हैं, लेकिन राइटर जो हैं वो दूसरी चीज़ों के ऊपर, कुछ फिगर्स के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, और जो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है बहुत ही थिन मार्जिन, वेफर थिन मतलब बहुत ही बारीक मार्जिन पे चलती है, यानी कि प्रॉफिट इसमें बहुत कम होता है। जैसे जितना आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ा मिलता है, ठीक है, इस वजह से इसमें ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। Added to this, the swelling competitive intensity in India's budget airline sector, और बोल रहे हैं कि और दूसरा इसमें किस चीज़ का सहयोग हो जाता है, पहले से ही वेफर थिन मार्जिन पे चल रहा है, ऊपर से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, और वो लगातार बढ़ रही है, बढ़ती हुई जो कंपटीशन है, ठीक है। अब कंपटीशन एक तो ये भी होता है कि भाई वो 4 सीटर गाड़ी चला रहे हैं तो हम 5 सीटर लॉन्च कर देते हैं, 7 सीटर लॉन्च कर देते हैं सेम प्राइस रेंज में, या फिर वो उन्होंने 4 सीटर की प्राइस 5 लाख रखी हुई है, 5 सीटर की प्राइस 5 लाख रखी हुई है, तो हम अपनी 5 सीटर की प्राइस जो है वो 4 लाख रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव बढ़ गया, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ज़्यादा है ना, कॉम्पिटिटिव होगी मार्केट, राइट। एक पर्सन है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 4 लाख के है उसके पास, वो कर सकता है इतना कर अफोर्ड, तो उसने सोचा यार 1 लाख बचता है तो मैं वही बचा लेता हूँ, राइट। इतना हम मिडिल क्लास लोग सोचते ही हैं। तो वही यहाँ पे है कि इसमें कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ रहा है तेज़ी से। In India's budget airlines, a decade and half ago saw rivals adopt aggressive pricing strategy to gain market share। और एक दशक मतलब लगभग 10 साल या 15 साल पहले हमने देखा कि राइवल्स ने बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई। एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मतलब अपने प्राइजेस इतनी तेज़ी से गिराए कि खुद को नुकसान हो चाहे ना हो, खुद को चाहे फ़ायदा ना हो, बट दूसरे को नुकसान होना चाहिए, ये सोच के बहुत ही एग्रेसिव उन्होंने प्राइसिंग की, ठीक है, टू गेन मार्केट शेयर, ताकि मार्केट में अपना शेयर बना सकें। दैट स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट्स एंड मेड कंपनीज मोर वल्नरेबल टू शॉक्स, जिसने बैलेंस शीट्स के ऊपर उनके ऊपर बड़े खींचा तानी कर दी, ठीक है, उसमें बैलेंस शीट्स में बड़ी उतार चढ़ाव हो गए, और कंपनीज क्या है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई शॉक्स के लिए। यानी कि वल्नरेबल होना मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गई, कि अब ज़रा सा भी कुछ ऊंच नीच हुआ तो कंपनी गई, ठीक है, इतना ज़्यादा रिस्क पर आ गए। इफ़ द लॉकडाउन्स अनाउंस्ड in India in March 2020 and the tight travel curbs to combat the spread of SARS-CoV-2 virus dealt a deeply bruising blow to all contact intensive sectors। बोल रहे हैं जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ मार्च 2020 में, उस टाइम पे आपको पता है लॉकडाउन के नियम क्या थे कि एयर ट्रैवल तो बिल्कुल बंद था, तो उसको रोकने के लिए SARS-CoV-2 वायरस को ये SARS-CoV-2 वायरस मतलब कोविड-19 जो वायरस है उसको फैलने से रोकने के लिए उस टाइम पे क्या किया, बहुत ज़्यादा
जो भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव मतलब जहाँ पे लोगों को पर्सनली जाके खुद जाके अपना कुछ भी कारोबार करना पड़ रहा है, जैसे कि शॉप्स पे जाना, ट्रैवल करना, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ठीक है। स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स तो हालांकि फिर भी ऑफलाइन चल रहे थे, बट बाकी जो सेक्टर है जहाँ पे आपको खुद जाके करना पड़ता है, गाड़ियों की खरीद बेच, घरों की खरीद बेच, ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। Last year's surge in crude price in the wake of Ukraine invasion combined with the rupee's depreciation against the dollar sent aviation turbine fuel। और इस पे क्या हुआ कि पिछले साल जो क्रूड प्राइजेस में उछाल आया, क्यों आया क्रूड प्राइजेस में उछाल? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर दिया, ठीक है। और इसके साथ में क्या हुआ, रुपए की घटती कीमत, डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत घट रही है, इन सब ने क्या किया, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो ATF है, जो जहाज को चलाने के लिए फ्यूल यूज होता है, उसकी कॉस्ट को सोरिंग फॉर डोमेस्टिक कैरियर्स, उसकी कॉस्ट को इतना बढ़ा दिया कि अब वो ना जो डोमेस्टिक कैरियर्स है उनके लिए दर्द बन गया है एक तरह से, ठीक है। एंड व्हेन air travel demand rebounded last year as pandemic linked restrictions were lifted, और फिर पिछले साल जब पेंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए और एयर ट्रैवल जो है वो पूरी तौर पे स्थिर हो पाया, तो क्या हुआ, were lifted, Go First found itself already hobbled with almost a third of its fleet having been grounded by December 2020, ostensibly due to engine issues। तो उस टाइम पे Go First ने ये पाया कि वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं कि उनका ऑलमोस्ट 1/3 जो फ्लीट है वो पहले ही ज़मीन पे स्थिर खड़ा है, ठीक है, वो मतलब उड़ने की हालत में नहीं है। कब पाया उन्हें? दिसंबर 2020 में। और ये ऑस्टेंसिबल यानी कि मुख्य तौर पर इंजन की वजह से, इंजन में खराबी की वजह से हो रहा है। विद द एयरलाइन नाउ मूविंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स मतलब कंपनी को दिवालिया घोषित करके अब उसका जो भी मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बची है उनको बेच बाच के, जहाज बचे उनको बेच बाच के कुछ पैसे इकट्ठा करना ताकि शेयर होल्डर्स को वो पैसा दे सके, राइट। तो कंपनी ने, एयरलाइन ने क्या किया, इसने गो फर्स्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास वो गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो हम तो हो गए दिवालिया, अब आप हमारी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो एंड accompanying moratorium on outstanding credit। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें थोड़ा छूट दी जाए, जो हमारा अभी क्रेडिट खड़ा है, मतलब क्रेडिट खड़ा है मतलब कि उधार किसी के ऊपर है हमारा, कि किसी को हमने उधार जो दिया था, मतलब हमने किससे लिया था वो देना है, ये सब चीज़ें, तो उसमें हमें हेल्प मिले या हमें टाइम दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने छूट मांगी। एयरक्राफ्ट लेसर्स कौन होते हैं? घर होते हैं ना मकान के, मकान मालिक जो होते हैं, वैसे एयरक्राफ्ट लेसर्स जो हैं उन्होंने अपोज करा कैरियर के इस रेजोल्यूशन प्ली को। जो ये जहाज जो एयरलाइन है गो फर्स्ट, उन्होंने ये जो प्ली दायर की है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, इसके लिए उन्होंने अपोज करा कि नहीं आप इनकी प्ली को एक्सेप्ट मत करो, इंस्टेड सॉट एयरक्राफ्ट डी रजिस्ट्रेशन एंड रिपोजिशन। बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप कंपनी को डी रजिस्टर करो और इनके जहाज़ों को दूसरी कंपनीज के अंडर में बेचो, सो दैट फ़ायदा हो सके ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। द आउटकम इन द NCLT नॉट विद स्टैंडिंग द डेवलपमेंट्स होल्ड अ मिरर टू द इंडस्ट्री सिस्टमैटिक इन्फर्मिटीज। अब ये जो इसका आउटकम है NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो भी आउटकम होगा, ठीक है, वो क्या है, जो अब ये जो घटनाक्रम सामने आया है, ये आईना दिखा रहा है कि जो NCLT का जो भी अभी तक का आउटकम रहा इसका बनाने का, वो उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक इन्फर्मिटीज़ पाई गई हैं, ठीक है। यानी कि जो ये एविएशन इंडस्ट्री है इसमें कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा, क्या करेंगे, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो कैसे उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, क्या किया जाएगा, कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी है, इन्फॉर्मिटीज मतलब कमी होना, खामियां होना। Rival carrier SpiceJet is simultaneously facing an irate overseas lessor who has moved the insolvency tribunal over unpaid lease rentals।
उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, स्पाइस जेट जो इसी कंपनी का गो फर्स्ट का एक राइवल कैरियर है, वो भी लगातार जो है फेस कर रहा है चैलेंजेस। कैसे कि एक कोई ओवरसीज मतलब विदेशी कोई लेसर है जो इनको इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल पे लेकर गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लीज रेंटल जो हैं वो अभी तक पे नहीं किए हैं। ठीक है, उस मुकदमे पे उसके ऊपर इनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। The government knows the issue dodging the industry, including a tax structure that keeps ATF cost prohibitive and regulatory apparatus that is outdated. अब सरकार को पूरा पता है कि इशू क्या है और क्यों ये जो इंडस्ट्री है वो इतना नुकसान झेल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी इतना ज़्यादा है कि एविएशन जो फ्यूल है उसकी कॉस्ट को हम नीचे नहीं ला सकते। ठीक है, वो भी उतना ही रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ भी नहीं है इतने अच्छे से काम कर रही हैं, और या फिर उनका जो फ्रेमवर्क है काम करने का तरीका है वो काफ़ी आउटडेटेड है। The onus is on the center to find long-term policy solutions if it wants India's struggling airlines to reach cruising altitude. अब सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दारोमदार जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सॉल्यूशंस बनाए, लेकर आए, अगर वो चाहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो जो फिलहाल स्ट्रगल कर रही हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। दैट मीन्स वो काफ़ी हाई रीच करें, दुनिया में अपना नाम स्थापित कर पाएँ। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म कुछ पॉलिसीज़ लेकर आए। ये नहीं कि जो अभी हमारे पास आउटडेटेड पॉलिसीज़ चल रही हैं हम उन्हीं से काम चलाया जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये सारा पैसेज था। इसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which factor has contributed to Go First financial woes, reflecting the wider issue in aviation industry? अब देखो, Go First का फाइनेंशियल इशू जो भी आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कौन से फैक्टर्स हैं उसको कंट्रीब्यूट करने वाले, और जो कि बताते हैं कि इस कंपनी में मतलब इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा चैलेंज है, इशू है, वाइडर इशू क्या है। अब देखो, कंपनी ने तो बोला कि हमारे जो इंजन्स हैं वो खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो जहाज हैं वो ग्राउंडेड है। ठीक है, कंपनी ने तो ये हवाला दे दिया, बट राइटर ने हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करा कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल लगता है। ठीक है, हाई कैपिटल के साथ में जो चार्जेस हैं एविएशन को उड़ाने के वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही वेफर थिन है। ठीक है, वेफर थिन प्रॉफिट मार्जिन है। ये चीज़ें के ऊपर उन्हें ध्यान आकर्षित करा। देखते हैं, रिलायंस ऑन प्रैट एंड विटनी इंजन्स। बोल रहे हैं कि गो फर्स्ट को इसलिए फाइनेंशियल दिक्कत हुई क्योंकि उनने टोटली अपने सारे इंजन जो है प्रैट और विटनी कंपनी के लगाए थे। ठीक है, तो ये कोई रीज़न तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है प्रैट एंड विटनी कंपनी के सारे ही इंजन्स खराब हो रहे हो सकता है उनके रख रखाव के तरीके में उनकी कोई कमी हो, राइट। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो रहा। हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट की जो कैपिटल है बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये एक पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि वाइडर जो इशू है वो कुछ और है। रीब्रांडिंग एज गो फर्स्ट, क्योंकि गो फर्स्ट उनका नाम कर दिया गया इसीलिए वो नुकसान झेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनका नाम चेंज कर दिया तो इसलिए। सीईओ कौशिक खोनाज मैनेजमेंट स्टाइल, कि जो सीईओ हैं कौशिक खोना, उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत ही खराब है जिस वजह से कंपनी जो है डूब गई। तो ऐसा नहीं है, इसके बारे में हमने कहीं भी जिक्र नहीं सुना। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। Based on the passage, which of the following is not true about the situation with Go First and the aviation industry? अब कौन सी बातें हैं जो गो फर्स्ट या एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सही नहीं है। ठीक है, गो फर्स्ट ब्लेम देयर प्रॉब्लम्स ऑन फेलिंग इंजन्स प्रोवाइडेड बाय प्रैट एंड विटनी। उन्होंने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि हमारे इंजन्स खराब हो रहे हैं जो इस कंपनी से आए हैं। सही बात है, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। द एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रगल्स विद हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट एंड थिन मार्जिन्स, ये भी सही है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिन बहुत थिन है, प्रॉफिट बहुत कम है। ठीक है, ये भी सही है।
गो फर्स्ट फाइनेंशियल इश्यूज ओनली स्टार्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जबकि हमने पढ़ा कि गो फर्स्ट का जो फाइनेंशियल इशू है वो पेंडेमिक से भी प्रीडेटेड है, यानी कि उससे भी पहले का है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। The surge in crude oil prices and the depreciation of the rupee increased ATF cost for domestic carriers। ये भी सही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और हमारे जो इंडियन रुपी की कॉस्ट है डॉलर के मुकाबले वो गिर गई है उसकी कीमत, जिसकी वजह से जो एविएशन टर्बुलेंस फ्यूल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है डोमेस्टिक कैरियर के लिए। सही है ये भी। तो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। तो ओनली 1 to only 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the tone of the passage? अब देखो, टोन ऑफ द पैसेज इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, उनने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए हैं। तो देखो यहाँ पे उनने बोला है कि द ओनर्स इज ऑन सेंटर टू फाइंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोल्यूशन इफ इट वांट्स इंडिया। अगर इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को वो रिवाइव करना चाहते हैं तो सारा का सारा दारमदार अब इसके ऊपर है, सेंटर के ऊपर है कि वो अच्छी पॉलिसीज लेकर आए। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने और भी इसके बारे में बताया कि देखो कंपनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सिस्टमैटिक, कि इंडस्ट्री में कोई सिस्टमैटिक नहीं है, कोई चीज़ सिस्टमैटिक नहीं है, यहाँ पे सिस्टमैटिक खामियां हैं, यानी कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियां हैं इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। तो यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कमियां गिनवाई हैं। ठीक है, कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ये काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है। सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? क्या हमने इसमें पढ़ा है कि एविएशन इंडस्ट्री कितने चैलेंजेस फेस करती है, हमने ये चीज पढ़ा। ठीक है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है द ग्रोथ ऑफ लो कॉस्ट कैरियर्स इन इंडिया, कि लो कॉस्ट कैरियर्स की जो ग्रोथ हो रही है इंडिया में उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा। द सक्सेस स्टोरी ऑफ गो फर्स्ट, हमने गो फर्स्ट की सक्सेस स्टोरी नहीं बट उनकी डाउनफॉल की स्टोरी जरूर देख ली है थोड़ी थोड़ी, राइट। The challenges faced by aviation industry and the need for policy changes, इसके बारे में पढ़ा हमने कि सरकार का जिम्मा है अब कि पॉलिसी चेंजेस लेकर आए और एविएशन इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पढ़ा हमने इसके बारे में। बिल्कुल सही। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस इन द एयरलाइन इंडस्ट्री, की एयरलाइन इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कस्टमर सर्विस के बारे में हमने सिर्फ एक बात पढ़ी है जब इसके सीईओ ने जिक्र करा था कि हमारी सबसे मुख्य प्राथमिकता हमारे कस्टमर्स हैं, राइट। तो बस ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, which factor contributed to the financial difficulties faced by Go First and the aviation industry in India? कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको और मजबूती दे रहे हैं, जो इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनको और मजबूती दे रहे हैं। लैक ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एयरलाइंस, की कंपनीज के पास जहाज ही नहीं है। ये तो गलत है, जहाज तो उनके पास भरपूर मात्रा में, इनफैक्ट गो फर्स्ट के आधे से ज़्यादा जहाज जो है वो ज़मीन पे खड़े हैं, राइट। A surge in crude prices and rupees depreciation, की तेल की कीमतों में जो उछाल आया है और रुपए की जो घटती कीमत है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी एक मुख्य फैक्टर है। तो सही है ये। एंड इंक्रीज इन एयर ट्रैवल डिमांड, एयर ट्रैवल डिमांड की बढ़ती जो मांग है, अगर मांग बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है, वो तो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा उनकी प्रॉब्लम्स में। अ डिक्रीज इन एयर ट्रैवल डिमांड, हाँ अगर डिक्रीज होता तो ज़रूर इसमें नुकसान होता, बट अभी डिक्रीज नहीं है, अभी इंक्रीज हुआ है क्योंकि सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following phrases best describe the situation of aviation industry as illustrated in the editorial? स्मूथ सेलिंग, मतलब एकदम आराम से निकल रहा है, एकदम आराम से सेल कर रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक है, एकदम स्मूथली वो चल रहा है। द स्काई इज द लिमिट, यानी कि अभी तो उन्होंने उड़ना शुरू करा है, अभी तो आसमान तक पहुंचना है, मतलब अभी वो आधी दूरी तय कर पाए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। फ्लाइंग हाई, मतलब बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं है। वेफर थिन मार्जिन, वेफर थिन मतलब एकदम कागज की तरह पतला, वेफर की तरह पतला उनका मार्जिन है, प्रॉफिट है, तो ये सही है। एविएशन इंडस्ट्री में वेफर थिन मार्जिन के ऊपर काम कर रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रॉक्सिमेट? देखो भाई, प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है एकदम नियरली, ठीक है, पास वाला, नजदीक वाला, या फिर मोस्ट लाइकली या नियर बाय,
नियरली की बजाय नियर बाय कर लो, नियर बाय, मोस्ट लाइकली, ठीक है, यानी कि एकदम निकट वाला, ठीक है, एकदम पास वाला, राइट। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। इमीडिएट, इमीडिएट मतलब एकदम नज़दीक वाला। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर का, है ना, कोई मेरे से बहुत डिस्टेंस पे है। सेपरेट मतलब अलग। डिसकनेक्टेड मतलब बहुत दूर है, उसका मेरा कनेक्शन ही डिसकनेक्ट हो गया, या फिर वो नेटवर्क से बाहर चला गया तो हमारा फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का डायरेक्ट जो सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम मिल रहा है वो इमीडिएट मिल रहा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट याद करना है तो आप अप्रॉक्सीमेट से अंदाज़ा लगा लो। अप्रॉक्सीमेट मतलब उसके लगभग पास वाला, ओके, तो प्रॉक्सीमेट मतलब भी लगभग पास वाला, सबसे निकटतम। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब रिस्क पे आ जाना, ठीक है, एट रिस्क, ठीक है, प्रोन टू रिस्क। एक्सपोज्ड, एक्सपोज मतलब भी वल्नरेबल हो जाएगा कि आप रिस्क के सामने एकदम खड़े हो गए। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट मतलब होता है किसी की क्षमता कि बार बार गिरने के बाद फिर खड़े हो जाना, ठीक है, बार बार आप मुश्किल से जूझ रहे हैं बट आप फिर खड़े हो जा रहे हैं बिना किसी नुकसान के। ससेप्टिबल को बोलते हैं कि बड़ा ही कोमल, नाजुक सा, ठीक है। और डिफेंसलेस, डिफेंसलेस मीन्स बिना किसी रिस्क के, बचाव के, मतलब उसके पास कोई बचाव करने की ताकत नहीं है। तो अब वल्नरेबल के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपोज, ससेप्टेबल और डिफेंसलेबल ये ओके सिनोनिम, यानी कि एकमात्र रेजिलिएंट उसका एंटोनिम हो गया, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा किसी चीज़ को तरोताज़ा कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, इसका ये होता है ओवरहॉल। तो रिफॉर्म मतलब दोबारा बनाना किसी चीज़ को, ओके, यानी कि ये सिनोनिम हो गया ओवरऑल का। नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना। इग्नोर मतलब भी नज़रअंदाज करना। डिटीरियोरेट मतलब किसी चीज़ की जो क्वालिटी है वो गिर जाना, ठीक है, किसी चीज़ में गिरावट आना, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिफॉर्म इज करेक्ट। इन्फर्मिटीज कमियाँ, खामियाँ, वीकनेस, ठीक है, हमारे सिस्टमैटिक इन्फर्मिटीज हैं, हमारे सिस्टम की खामियां हैं, कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सिनोनिम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसका एंटोनिम है। वीकनेस इसका सिनोनिम है। फ्लॉज कमियां सिनोनिम है। डिफिशियंसीज कमियां सिनोनिम है। सो ऑप्शन ए स्ट्रेंथ इज द एंटोनिम. The decision of the Government of India to suspend the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) license of the country's premier think tank, the Center for Policy Research, बोल रहे हैं कि जो भारत सरकार का डिसीजन है कि हम हमारा जो एक प्रीमियर थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसमें कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है वो नहीं देंगे, ठीक है, उसको सस्पेंड कर देंगे, यानी कि बाहर से पैसा नहीं आएगा, बाहर से जो चीज़ें हैं आ रही हैं उनको बंद कर देंगे. डैश बैड इन ऑप्टिक्स एंड सब्सटेंस, ये देखने में भी गलत है और असलियत में भी गलत है, ठीक है, यानी कि अगर हम ऊपरी तौर पे देखें, बाहरी बोलने में भी ये चीज़ गलत लग रही है कि फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है उसको बंद कर दिया जाएगा, लाइसेंस को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर और अगर एक्चुअल में हम ये चीज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट भी बैड होगा, ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब जो है वो मिसिंग है, कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है. अब हम देखें डिसीजन जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. The reasons that are being cited by the authorities include dash in the income tax paperwork of CPR staff. बोल रहे हैं जो रीज़न दिए गए हैं अथॉरिटीज़ द्वारा वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड डैश इन द इनकम टैक्स पेपर वर्क ऑफ CPRF स्टाफ, कि CPRF के स्टाफ के इनकम टैक्स पेपर वर्क में कुछ कमी है, ठीक है, वो इसमें आइडेंटिफाई. अब हमें पता चल रहा है पेपर वर्क में कुछ कमी होगी, वही चीज़ तभी उसमें प्रॉब्लम होगी. अगर पेपर वर्क पूरे होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. स्लो भी अगर पेपर वर्क होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेट से पहले दे दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं है, प्रॉपर ही नहीं है, उसमें लैक है, तो फिर वो प्रॉब्लम है. लैक ऑफ ड्यू प्रोसेसेस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, बोल रहे हैं कि जो बकाया बची हुई प्रोसेस है, अकाउंटिंग में जो बकाया बची हुई प्रोसेस है उसमें कमी की वजह से, यानी कि उसमें वो भी बहुत ज़्यादा बच रही हैं बकाया, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है. एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स,
और जो भी वहाँ से फंड्स आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसको हम लोग बुक्स के पब्लिकेशन में लगा दे रहे हैं, ठीक है, विच द अथॉरिटीज अलेज इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीआर's ऑब्जेक्टिव, जो कि अथॉरिटीज के अनुसार सीपीआर का ऑब्जेक्टिव नहीं, यानी कि सेंट्रल ऑफ फॉर पॉलिसी रिसर्च जो बनाई गई है उसके कार्यों में, उसके मुख्य कार्यों में बुक्स के पब्लिकेशन नहीं आता, फिर भी फंड्स जो है वो बुक्स के पब्लिकेशन में डाइवर्ट किए जा रहे हैं. एंड ईगरनेस टू ड्रैग द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इनटू द क्वैगमायर ऑफ लीगल प्रोसेस. बोल रहे हैं कि अब जो उत्सुकता है ना कि इसको हम क्या करें, इसमें लेकर आए, इस डेंजरस सिचुएशन में, लीगल प्रोसेस की डेंजरस सिचुएशन में लेकर आए, रिट लार्ज ओवर दिस एंटायर एक्सरसाइज. ठीक है, ये हाईलाइट करती है इस पूरी एक्सरसाइज को, यानी कि ये जो पूरा कार्य हुआ कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया, ये दर्शाता है कि हमारे कितनी ईगर है हमारी सरकार इस इंस्टीट्यूशन को, इतने प्रमुख, इतने विख्यात इंस्टीट्यूशन को इस लीगल प्रोसेस में बाउंड करने के, इस लीगल प्रोसेस की सिचुएशन में डालने के लिए कितने उत्सुक हैं. The CPR has been working on improving governance and enhancing state capacity among other things. जो CPR अभी तक काम कर रही है वो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में काम कर रही है और राज्यों की क्षमता को बढ़ाने में काम कर रही है, ठीक है, और कुछ कार्यों के बीच में, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, सरकारों के साथ में, एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. और इसमें कौन किस किस का सहयोग उनको मिल रहा है, कुछ सरकारों का कोलैबोरेशन मिल रहा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का कोलैबोरेशन मिल रहा है. देयर आर मेनी एडवोकेसी एंड कैंपेन ग्रुप्स दैट हैव बीन फेसिंग द डैश ऑफ द गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास्ट. बहुत सारे एडवोकेसी यानी कि जो वकील बने होते हैं ना कि हाँ हम बताएंगे, है ना, जो उसको एडवोकेट कर होते हैं, यानी कि प्रचार कर रहे होते हैं, या कैंपेन ग्रुप्स हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है. अब क्या फेस करना पड़ रहा होगा आपको अपने फ्रेंड का गुस्सा फेस करना पड़ेगा या प्यार फेस करना पड़ेगा? गुस्सा फेस करना, क्योंकि फेस करना एक नेगेटिव टर्म है कि आपको कोई मुसीबत फेस करनी पड़ रही है, कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, कोई गुस्सा से फेस करना पड़ रहा है, ठीक है. फेसिंग द एंगर ऑफ द गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास, यानी कि सरकार का आक्रोश उनके ऊपर जाहिर हुआ, बट द एक्शन अगेंस्ट सीपीआर लोअर्स द बार ऑफ टॉलरेंस फॉर द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट टू डैश अबिस्मल लेवल. लेकिन अब अगर उनने डायरेक्ट सीपीआर के ऊपर ही एक्शन ले लिया तो ये क्या दर्शाता है कि पॉलिटिकल जो भी लोग हैं उनकी टॉलरेंस कितनी कम हो चुकी है, वो कितना उनका स्तर नीचे गिर चुका है, ठीक है, टू अबिस्मल यानी कि बहुत ही घटिया लेवल पर. ओके, दिस बिट्रेज एन इनएक्सप्लिकेबल हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स नॉलेज क्रिएशन ऑफ ऑल काइंड्स. अब ये क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो किसी भी तरह का आप ज्ञान फैला रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, ये हॉस्टाइल अपना रवैया दिखा रहे हैं, ठीक है. तो ये जो कि काफ़ी अस्वीकार करने योग्य है. अब देखते हैं पहला, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट लाइसेंस ऑफ द कंट्री premier think tank the Center for Policy Research डैश बैड इन ऑप्टिक्स एंड सब्सटेंस. अब देखो यहाँ पे वर्ब की कमी है, ठीक है. डिसीजन जो है, अब डिसीजन क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा इज, आर, वॉज, वर. देखो आर और वर तो हटा दो, ये दोनों क्या है, प्लूरल है, ठीक है. अब डिसीजन लिया गया, ठीक है, और वो अब क्या है, गलत है, यानी कि वो प्रेजेंट में अब गलत है, माना जा रहा है. पहले भी लिया गया था तो अभी भी वो माना जाएगा गलत, ठीक है, यानी कि इज यहाँ पर आएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वॉज नहीं, पास्ट नहीं है, वॉज बैड इन ऑप्टिक्स नहीं आएगा, इज बैड इन ऑप्टिक्स. The reason that are being cited by the authorities include dash in the income tax paperwork of CPR staff. Emergence मतलब शामिल होना, ठीक है. इमरजेंस मतलब सामने आना, शामिल होना, राइट. एसेंशियल मतलब ज़रूरी. पैराडॉक्स मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, या एब्सर्डिटी, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो अपने ही मतलब आपका लॉजिकल स्टेटमेंट जो है अपने ही विचार को, अपने ही लॉजिक को खारिज करता है, ठीक है. ऐसी परिस्थिति होना, पैराडॉक्स.
लैप्सेस मतलब कमी होना, किसी चीज़ में फेलियर होना, ठीक है, कमी होना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम टैक्स पेपर वर्क में क्या है, फेलियर हुआ है, ठीक है, सीपीआर के स्टाफ के इनकम टैक्स पेपर में फेलियर है, ये अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये रीज़न है, हम इसलिए इसको हटा रहे हैं फॉरेन फंडिंग यहाँ से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लैप्सेस। एन ईगरनेस to drag the prestigious institution into the quagmire of legal processes dash writ large over entire exercise, यानी कि जो ये लीगल जो तत्परता है सरकार की इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को ऐसी सरकारी पेचीदगियों में प्रोसेसेस में डालना, वो दर्शाती है साफ साफ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आर या वर तो नहीं होंगे, इज, प्रेजेंट की हमने सारी घटनाक्रम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो इज ऑप्शन में आएगा, प्रोसेसेस इज रिट लार्ज ओवर दिस एंटायर एक्सरसाइज। ये साफ दर्शाता है इस पूरे घटनाक्रम के द्वारा, ठीक है, कि सरकार कितनी तत्पर है। देयर आर मैनी एडवोकेसी एंड कैंपेन ग्रुप्स दैट हैव बीन फेसिंग द डैश ऑफ द गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास्ट। बहुत सारे कैंपेन ग्रुप्स या एडवोकेसी जो लोग इसकी वकालत कर रहे थे, वो लोग जो है उनको सरकार का फेस करना पड़ा। क्या फेस करना पड़ा, इंसुलेट मतलब किसी को बचाना, राइट, किसी को प्रोटेक्ट करना। आपके इंसुलेटर लगे होते हैं, जैसे किसमें वायर्स के ऊपर इंसुलेटर लगे होते हैं, तो वो क्या है, वो आपको शॉक से बचा रहे होते हैं, ठीक है, तो इंसुलेटर। रैथ मतलब गुस्सा, ठीक है, एंगर, ओके। एम्बिशन मतलब होता है कि एस्पिरेशन, गोल, डिजायर, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब कि अनफ्रेंडलीनेस, ठीक है, किसी के प्रति आपका रवैया काफ़ी हॉस्टाइल है, यानी कि बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं है, फ्रेंडली रवैया नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स आपको सरकार का गुस्सा सहन करना पड़ रहा है ना, फेस करना पड़ रहा है। फेस कुछ करना यानी नेगेटिव क्या होगा, wrath of government in the recent past, but the action against the CPR lowers the bar of tolerance for the political establishment to dash abysmal level। अब अबिस्मल लेवल यहाँ पे भी वर्ब आएगा, अबिस्मल यानी कि काफ़ी घटिया लेवल, काफ़ी निचले स्तर तक, ठीक है। अब अबिस्मल नहीं, अबिस्मल है ना, यानी कि वॉवल साउंड है यहाँ पे, राइट। तो वॉवल साउंड में हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी एन इज करेक्ट, एन अबिस्मल लेवल, ठीक है, बहुत ही घटिया स्तर तक। हाफ ऑफ the accidents that took place in 2022 in areas under the Baddi police district jurisdiction have occurred on this highway। आधे एक्सीडेंट्स जो हुए हैं 2022 में बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन के अलग अंडर में जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो इसी हाईवे के ऊपर हुए हैं, ठीक है, यानी कि पुलिस जुरिस्डिक्शन में और किसी एरिया में नहीं हुए हैं। बद्दी वाले एरिया में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो हाईवे के ऊपर हुए हैं। एक्सपोजिंग a worrisome lack of all-round attention to the safety of commuters in Himachal Pradesh is the high rate of accidents on its national highways। जो काफ़ी चिंता का विषय है वो ये है कि ऑल राउंड अटेंशन नहीं दी जा रही है उन कम्यूटर्स कौन होते हैं, जो रोज़ के आने जाने वाले होते हैं ना, वाहन चालक होते हैं, उनकी सेफ्टी के ऊपर नहीं दी जा रही है। कहाँ पे, हिमाचल में हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत हाई रेट हो गया एक्सीडेंट्स का। The four laning of Baddi Nalagarh National Highway is illustrative of the sorry state of the affairs। बोल रहे हैं जो बद्दी नालागढ़ हाईवे को 4 लेन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने बड़ा ही दुखद एक चेहरा सामने लाया है, दुखद ही घटनाक्रम सामने लाए हैं। Ever since the work began last year, the motorway has turned into a death trap। जब से इसका काम शुरू हुआ है तब से ये जो रास्ता है ये क्या बन गया है, डेथ ट्रैप बन गया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है कम्यूटर्स के लिए हिमाचल में, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो एक्सपोज हो गया है और यहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इस रोड को हम 4 लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। द 4 लेनिंग ऑफ बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे
ठीक है। इससे क्या हुआ, हमें स्टोरी स्टेट पता चली, एक मतलब बड़ी दुखद घटनाएं वहाँ की पता चली। ठीक है, जब से ये कार्य शुरू हुआ है, यानी कि ये हो गया थर्ड, जब से ये कार्य शुरू हुआ है तब से क्या हुआ, यहाँ पे जो रास्ता है, ये जो मोटरवे है, ये डेथ ट्रैप बन गया है और आधे जो एक्सीडेंट्स हैं वो इसी रास्ते पे हो रहे हैं। बद्दी ज्यूरिसडिक्शन के जो आधे हादसे हैं वो इसी रास्ते पे हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ, यानी कि QRSP ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ दे कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन टिल जून 26। अब नाउ दे कैन सबमिट यानी कि कोई चीज़ की एप्लीकेशन की बात है जो कि पहले डेट कुछ और होगी, लेकिन अब वो 26 जून तक सबमिट कर सकते हैं। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस रिगार्डिंग द हायर पेंशन ऑप्शन, देयरबाय गिविंग अ मच नीडेड ब्रीदर टू lakhs of employees and retirees who were scrambling to do the needful by May 3। बोल रहे हैं कि जो EPFO है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, उन्होंने जो डेडलाइन है फाइल करने की, एप्लीकेशन फाइल करने की, जिनकी हाई पेंशन है उनके लिए बढ़ा दी है। क्यों? और देयर बाय गिविंग मच नीडेड, और इस वजह से बहुत ज़्यादा राहत की सांस मिली है लाखों कर्मचारियों को या फिर रिटायर्ड हो चुके लोगों को, जो कि अभी तक क्या कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। ठीक है, किस लिए परेशान हो रहे थे? ताकि वो क्या कर सके, अपनी ज़रूरी कार्यवाही, कागजी कार्यवाही पूरी कर सके। राइट, तो कब तक? मई 3 तक, यानी कि पहले डेडलाइन कब की थी? मई 3 की थी। ठीक है, हमें ये पता चल गया। लैक ऑफ क्लैरिटी, अब ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें EPFO ने डेडलाइन बढ़ाई है, उसके बारे में पता चल गया, और EPFO का इंट्रोडक्शन हुआ है ये, और पहले डेडलाइन 3 मई की थी, ये चीज़ पता चली। राइट, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट हो गया। Lack of clarity about the rules and the pension calculations has prevented many people from making an informed decision on a matter that impacts their long-term financial security. The window provided by the extension needs to be optimally utilized to remove the stakeholders' doubt and apprehensions. अब देखो, पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कि उसमें क्लैरिटी, मतलब उसकी डेडलाइन बढ़ा दी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि अब डेडलाइन क्या है? अब डेडलाइन है 26 की। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब उन्होंने पहले क्यों नहीं वो चेंज कर पा रहे थे, पहले क्यों नहीं वो भर पाए थे 3 मई तक? क्या कारण था? क्यों? क्योंकि उनको ना, उनके पास क्या था, उनके पास जो पहले क्लैरिटी नहीं थी, और अब जो विंडो हुआ है उसका हमें बहुत ज़रूरी से, सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ताकि जो भी इसमें एम्प्लॉयज़ भर रहे हैं पेंशन के लिए, उनको उनके सारे डाउट्स वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाए, तभी वो पूरा अपना फॉर्म भर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। और वो क्यों नहीं भर पा रहे थे? क्योंकि पहले उनके पास क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी कि QPSR इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे Q से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विद दिस द मिनिस्ट्री, अब विद दिस यहीं से देख लो कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। विद दिस यानी कि इसी के साथ, यानी कि किसी चीज की हमने पहले बात करी है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट इन मोशन the designation of military areas within most of the 62 cantonments in the country as military stations and merge the civil areas with municipalities। बोल रहे हैं इसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो रुख है, ठीक है, वो है कि जितने भी मिलिट्री एरियाज हैं जिनको कैंटोनमेंट्स के अंडर काउंट किया जाता है, हमने देखा है ना, ये आर्मी कैंट में जा रहे हैं, आर्मी कैंट में जा रहे हैं, यानी कि कैंटोनमेंट के अंदर जो कि 62 एरियाज आते हैं जिनको कैंटोनमेंट की कैटेगरी में डाला गया है, उनका स्टेटस जो है वो कैंटोनमेंट से हटा सके क्या कर दिया जाएगा, मिलिट्री स्टेशन कर दिया जाएगा। और कैंटोनमेंट क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर कई जगह पे सिविल एरिया भी होता है। राइट, कि कैंटोनमेंट तो ये पूरा का पूरा कैंटोनमेंट हो गया, बीच में कहीं पे सिविल एरिया है, किसी सिविलियन की दुकान है, वो सब क्या है, वो सिविल एरिया, तो वो एरिया किसके अंडर आ जाएगा? म्युनिसिपैलिटीज को सौंप दिया जाएगा। द कंटेंशन इज दैट द बाइफर्केशन पॉलिसी वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। अभी ये समझ में आ रहा है कि
कि ये जो अलगाव कर रहे हैं मिलिट्री स्टेशन अलग और सिविल एरिया को म्यूनिसिपैलिटी के अंडर, ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, सारे जो भी वहाँ पे रहने वाले हैं या जो उनका भी उसमें हिस्सेदारी है, उन सबके लिए फ़ायदेमंद होगा. Army and civilian pockets are intertwined in some cantonments, making segregation difficult. आर्मी और जैसे मैंने बताया कि बीच में ही सिविल एरिया भी बीच में आता है, राइट. तो सिविलियन पॉकेट्स वो इस तरीके से इंटरट्विंड है, यानी कि आपस में इस तरह से उलझे हुए हैं कि कुछ कैंट्स में कि वो सेग्रीगेशन, उनको डिफ्रेंशिएट करना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. द पिक्चरेस्क Yol in Kangra district of Himachal Pradesh has become the first to shed its cantonment tag. पिक्चरेस्क मतलब बड़ा ही खूबसूरत सा, मन लुभाने वाला, सुंदर सा. अब कांगड़ा में योल कैंट है, हम अभी तक उसको योल कैंट ही बुलाते हैं. आज भी हम अगर हम वहाँ पे जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, योल कैंट जा रहे हैं, राइट. तो योल का जो रीजन है वो कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहला ऐसा आर्मी एरिया बन गया है जिसने अपना कैंटोनमेंट का टैग हटा दिया है, यानी कि अब वो योल कैंट नहीं रह के केवल योल बन गया है, राइट. और काफ़ी खूबसूरत जगह है. तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट कि कांगड़ा का योल जो है वो पहला बन गया है स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन, जहाँ से कैंटोनमेंट का टैग हट गया है. ठीक है, एस हमारा हो जाएगा फर्स्ट. अब क्यों किया है ये? विद दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट द मोशन द डेजिग्नेशन ऑफ मिलिट्री एरियाज विद इन मोस्ट ऑफ द 62 कैंटोनमेंट्स, की इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तरीका है कि वो जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उनको मिलिट्री स्टेशंस में कन्वर्ट कर देंगे और जो उसके अंडर में सिविल एरियाज पड़ते हैं उनको म्यूनिसिपैलिटीज को सौंप देंगे. ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट. अब ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कि जो आर्मी और सिविल एरियाज है कई दफ़ा सम कैंट्स में वो लिंक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिक्सड होते हैं. ठीक है, और सेग्रीगेशन करना डिफिकल्ट होता है. ये हो गया थर्ड. अभी के लिए तो ये माना जा रहा है कि ये जो बाइफर्केशन पॉलिसी अपनाई जा रही है ये दोनों ही स्टेक होल्डर यानी कि आर्मी के लिए भी और जो सिविलियन एरिया आर्मी के अंडर में पड़ रहा है उसके लिए भी ये दोनों पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है ये फ़ायदेमंद होगी. ठीक है, ये हो गया फोर्थ, यानी कि SPRQ, SRQP, SPRQ. Option D is correct. In 1950s and 1960s, if you belonged to North India and were referred to as Simla Pink, that did not imply you had a rare and incurable skin disease. पूरे 1950s और 1960s में अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे और अगर आपको सिमला पिंक कह के बुलाया जाता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपको कोई लाइलाज स्किन की बीमारी हो गई है. ठीक है, ऐसा मतलब नहीं था. सिमला पिंक एक कोई दूसरी टर्म है जिसका कुछ और मतलब होता था. ठीक है, अब वो मतलब हम देखते हैं क्या बोलते हैं. तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट तो पता चल गई कि 1950s और 60s के दौरान में एक टर्म यूज़ करी जा रही थी सिमला पिंक, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद में आता है ऑन द कॉन्ट्ररी द फ्रेज कैरिड अ हाई लेवल ऑफ स्नोबरी. स्नोबरी मतलब होता है कि असभ्यता का गुण. ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ पिंक एंड अ फेयर लेवल ऑफ एनवी ऑन पार्ट ऑफ नॉन पिंक. यानी कि जो पिंक लोग जिनको सिमला पिंक कहा जाता था वो लोग तो जो उन्हें सिमला पिंक बुलाते थे उनको असभ्य मानते थे. ठीक है, कि अगर मैं मोटी हूँ तो जो मुझे मोटी बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ इनके माँ बाप ने इनको शिक्षा नहीं दी है, ऐसी मोटी मोटी बोल रहे हैं, राइट. लेकिन जो मेरे को मोटी बोलते थे उनके पार्ट पे ये एक फन लेवल था, फन गेम था. ठीक है, तो वैसे ही जो नॉन पिंक लोग थे यानी कि जो उनको सिमला पिंक बोलते थे उन लोगों के लिए एक जलन का भाव था कि उनको सिमला पिंक बुलाना, यानी कि जलन का भाव. वो उनसे जलते थे, चिढ़ते थे किसी बात पे, इसलिए उनको सिमला पिंक बोलते थे. तो सिमला पिंक का मतलब डिजीज नहीं था, वो उन दो टर्म्स थे कि पिंक लोगों के लिए तो वो एक असभ्यता का भाव था और जो नॉन पिंक लोग थे उनके लिए वो जलन का भाव था. ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, इसी को कंप्लीट कर रहे हैं कि डिजीज नहीं था, वो कुछ और था. At the top of scale of pink, you had a summer house in hills. कि सबसे ऊपर क्या था पिंक पे, स्केल ऑफ पिंक पे मतलब आपके ऊपर हिल्स में एक घर था, समर हाउस था. अब समर हाउस मतलब क्या होता है? Being a Simla pink meant you escaped the sweltering heat of the plains in summer and moved to hills for several months till autumn
ब्रॉट द टेम्परेचर डाउन टू अ मोर कंफर्टेबल लेवल। यानी कि शिमला पिंक डिजीज नहीं थी। अगर शिमला पिंक आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि आप क्या है, आपके पास शिमला में मतलब पहाड़ियों पे एक घर है जहाँ पे आप जब गर्मियों के दिन आते हैं, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी आ जाती है, उस टाइम पे आप उन घरों में चले जाते हैं, अपने ठंडे ठंडे इलाकों में, ठंडे ठंडे घरों में चले जाते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी शांत होती हैं निचले इलाकों में, तब आप वापस निचले इलाकों की तरफ वापस आ जाते हैं। इसलिए आपको शिमला पिंक कहा जाता था। ठीक है। एट द टॉप ऑफ द स्केल ऑफ पिंक यू हैड अ समर हाउस इन द हिल्स। यानी कि अगर हम पूरे पिंक की बात कर लें, स्केल ऑफ पिंक की बात कर लें, तो मतलब ये मुख्य मतलब ये था कि आपके पास पहाड़ियों में एक घर है, इसलिए आपको शिमला पिंक कहा जाता है। ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी हमने बता दिया सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद बीइंग शिमला पिंक का एक्चुअल मतलब क्या था। ठीक है, ये हो गया थर्ड हमारा स्टेटमेंट। और फोर्थ हमारा स्टेटमेंट हो गया कि यानी कि मुख्य अर्थ ये निकला कि शिमला पिंक अगर आपको बोला गया मतलब आपके पास पहाड़ियों में घर है, इसलिए आपको शिमला पिंक बोला जाता है। तो PQSR, PQSR इसका स्टेटमेंट बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है PQSR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। I appeared for NDA एग्जाम इन 2004 बट कुड नॉट क्लियर द इंटरव्यू। मैंने NDA का एग्जाम दिया 2004 में, बट मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर, मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे। आई वॉज सेंट फ्रॉम अ विलेज झोझू काला इन चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। माई ब्रदर हैज़ ऑल्सो स्टडीड देयर। इट वॉज हिज ड्रीम दैट आई शुड ज्वाइन द इंडियन आर्मी। सेम हर एक फौजी माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह फौजी बने, राइट। हमारे माँ बाप का भी यही सपना था कि मेरा भाई और मैं दोनों आर्मी ज्वाइन करें, बट ना मैं आर्मी ज्वाइन कर पाया ना वो। तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे तो मुझे भेज दिया गया वहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, और उनका सपना ये था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है। इट वॉज हिज ड्रीम दैट आई शुड ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये हो गया सेकेंड। आई वॉज सेंट फ्रॉम माई विलेज झोझू कला इन चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फिर इसके बाद क्या, आई अपेयर्ड फॉर NDA इन 2004 बट कुडंट क्लियर द इंटरव्यू, ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। सो QSRP इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, QSRP ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी, आर्टिकल का वर्ड टू वर्ड ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करने का, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।